बेरोजगारी। आज हम बेरोजगार मान करके इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो वर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनकी एक फीलिंग है। ठीक है, जैसे फिर बताऊंगा बीच में ही। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, जो लास्ट मॉड्यूल था, भारत की आर्थिक संरचना और सामाजिक आर्थिक मुद्दे, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना, ओके। यह बेरोजगारी, देखो, यह वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित वेतन दर पर काम करने योग्य एवं इच्छुक हो, परंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। जो प्रचलित वेतन दर है कि सभी को इतने पैसे मिल रहे हैं, आपको भी इतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है, और वो काम करने के योग्य भी है, कैपेबल भी है, उसको काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या होगा? बेरोजगारी उसको माना जाएगा। काम करने योग्य एवं इच्छुक हो, मतलब परंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, वो क्या होता है? काम करने योग्य एवं इच्छुक है ना। देखो, ये नीचे मैंने आयु वर्ग बता रखा है। ये 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है, वो काम करने योग्य होती है। इच्छा का तो पता नहीं होता। इच्छा तो मजबूरी ऐसी भी हो जाती है इंसान की, 70 की एज के बाद भी उसको काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति जो काम करने योग्य होता है, इच्छुक होता है, प्रचलित वेतन दर पर काम करने योग्य भी है, इच्छुक भी है, उसको काम नहीं मिल पाता, वो बेरोजगार है। ठीक है, रोजगार या बेरोजगारी को श्रम बल के संदर्भ में अभिव्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में? श्रम बल के संदर्भ में। श्रम बल में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया जाता है जो काम करने के योग्य, इच्छुक एवं काम करने के आयु वर्ग में हो, और काम करने का आयु वर्ग है 15 साल से 59 वर्ष। श्रम बल भागीदारी सहभागिता दर, कि श्रम बल में कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सहभागिता दर कह सकते हैं इसको, श्रम दल भागीदारी या सहभागिता, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है इसको। ठीक है, श्रम बल कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको ऐसे निकाला जाता है। मतलब श्रम बल कितना है, 15 से लेकर के 59 साल के लोग कितने हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 100 करके ये 36% आया है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। LFPR 36% था। श्रम बल इज इक्वल टू क्या होता है? श्रम बल कार्यबल प्लस बेरोजगार। कार्यबल प्लस बेरोजगार का मतलब यह 15 से 59 साल की एज के जितने भी व्यक्ति हैं, वो चाहे रोजगार हो, वो चाहे बेरोजगार हो, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं श्रम बल में, आप भी और मैं भी। ठीक है। अल्प रोजगार वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी शिक्षा योग्यता से कम स्तर के रोजगार में सम्मिलित होता है, या एक व्यक्ति को केवल अर्धकालिक समयावधि हेतु ही काम मिल पाता है, उसे अल्प रोजगार बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि प्राइवेट स्कूलों का एग्जांपल मैं दूंगा। एक फीमेल टीचर है, MA कर रखी है, BEd कर रखी है, ठीक है, एस्टेट क्वालिफाइड है, जो भी टेट है किसी भी उसका हो, उसको क्या किया जाता है, उसको लो लेवल की क्लास दी जाती है, पेमेंट भी उनको कम मिलती है। ठीक है, वो अल्प रोजगार हो गया। उसको अगर मान लो PGT लेवल का क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है PGT लेवल की, PGT लेवल की उसको दी नहीं जाती क्योंकि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आएगा? अल्प रोजगार में आएगा। आपने PhD कर रखी है लेकिन आप ग्रुप D में लगे हुए, नहरों पर बेलदार, अल्प रोजगार। समझ गए? बेरोजगारी के प्रकार। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, ठीक है, उनको काम करने के लिए बोल देती है गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने लो लेवल की जॉब दे रखी है ग्रुप D की, वो काम ही नहीं करते, फिर गवर्नमेंट बोलती है कि खागड़ भर्ती कर रखे हैं। बेरोजगारी के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मान करके चलना। ये प्रकार क्या होते हैं, पूछे गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? वह स्थिति जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति किसी कार्य में लगे हों, ऐसे व्यक्तियों का सीमांत उत्पाद शून्य होता है। सामान्यतः यह अल्प विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। एक किला है, आदमी लग रहे हैं 20, आउटपुट लेवल के कुछ नहीं घटे हुए, हिस्सा तो यही आवा। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, आवश्यकता से अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। खुली बेरोजगारी वही बेरोजगारी सेम वैसे ही। यह वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य इच्छुक हो, परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। जो बेरोजगारी की डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन खुली बेरोजगारी में आती है।
संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में त्रुटियों के कारण, जैसे कि पूंजी का अभाव है, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा है, कौशल का अभाव है। इस कारण से उत्पन्न होने वाली संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मौसम के आधार पर, नाम से पता चल रहा है, मौसम में परिवर्तन के कारण होती है। यह मंदी के मौसम में होती है और अल्प विकसित देशों में ज्यादा होती है। ठीक है, मंदी के मौसम में जैसे फसल अभी लगाई जा रही है, ठीक है, अभी नहीं होगा, लेकिन फसल कटाई के समय पे बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, हार्वेस्टिंग के समय पे मौसमी बेरोजगारी होगी। चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार या व्यवसाय चक्रों के कारण होती है, अर्थात यह आर्थिक मंदी के समय उत्पन्न होती है, विकसित देशों में ज्यादा होती है। आर्थिक मंदी के उसमें चक्रीय बेरोजगारी होगी। कोरोना टाइम पे आर्थिक मंदी होगी, तो कोरोना टाइम पे क्या होगा, बहुत से जो कंपनीज थी उन्होंने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, निकाल दिया। कीनेशियन बेरोजगारी, ये जैसे कि कीन्स ने बताया था, जेएम कीन्स ने, कीनेशियन बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के अभाव के कारण उत्पन्न होती है, वो कीनेशियन बेरोजगारी होती है। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड के कारण, ठीक है, उसके कारण क्यों, एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो डिमांड ही कम है तो सप्लाई भी ज्यादा नहीं होगी, आउटपुट भी ज्यादा नहीं होगा। आउटपुट ज्यादा नहीं हो रहा तो इतने बंदों को रख करके क्या करेंगे, फायर। समझ गए? तो कीनेशियन बेरोजगारी होगी क्योंकि डिमांड कम है। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है, अस्थायी बेरोजगारी होती है जो एक श्रमिक के एक काम से दूसरे काम के मिलने तक के बीच की होती है। यह विकसित देशों में ज्यादा प्रचलित है। एक आदमी है, दिहाड़ी कर रहा है, किसी मकान को बना रहा है, मकान कंप्लीट हो गया, मकान कंप्लीट होने के बाद अब वो वेट कर रहा है कि उसे कहीं और काम मिले दिहाड़ी मजदूरी का। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होगी। ठीक है, एक काम मिलने से, मतलब एक काम है और उस काम को छोड़ करके जब तक उसको दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक के बीच का जो पीरियड होता है जब उसको खाली बैठा रहता है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। शैक्षणिक बेरोजगारी, वह स्थिति जिसमें एक शिक्षित व प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता, ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं, आप, शैक्षणिक बेरोजगारी होगी। ठीक है, जितने भी लाइब्रेरी में बैठे हैं वो सारे शैक्षणिक बेरोजगारी। ठीक है, और अगर रोजगार मिल भी जाता है, सरकार क्या करेगी? सरकार की तो सोच ग्रुप डी तक ही है, ग्रुप डी से आगे की जॉब तो सरकार निकाल ही नहीं रही। और वो समझती भी क्या है, वो हमारे राज्य के युवाओं को समझती क्या है, ग्रुप डी के लायक हैं। ठीक है, तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है? पूंजी प्रधान तकनीक, मशीनीकरण के कारण उत्पन्न होती है, विकसित देशों में ज्यादा होती है। पहले मशीनें नहीं थी, काम करने के लिए लोग, मजदूरों की जरूरत होती थी, 10-12 मजदूर। अब 10-12 मजदूरों का काम अकेली मशीन करने लग गया, 10-12 मजदूरों की छुट्टी, 10-12 मजदूरों की छुट्टी होगी। तो तकनीकी बेरोजगारी होगी, जो तकनीक के कारण पैदा हुई बेरोजगारी है। तकनीक ने काम हैंडल कर लिया मजदूरों का, मजदूरों की छुट्टी होगी, तकनीकी बेरोजगारी होगी। रोजगार के प्रकार, मतलब हमने तो बेरोजगारी के प्रकार देख लिए, अब रोजगार के प्रकार देखते हैं। औपचारिक रोजगार, ऑफिशियल रोजगार, सरकारी कर्मचारी का रोजगार बोल सकते हैं। स्थायी रोजगार होता है जिसमें रोजगार संबंधी सभी लाभ दिए जाते हैं, जैसे पीएफ होगी, पेंशन होगी। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अनौपचारिक रोजगार कौन सा होता है? अस्थायी रोजगार होता है अनौपचारिक रोजगार, अनऑफिशियल, प्राइवेट सेक्टर वाला, जिसमें रोजगार संबंधी लाभ नहीं दिए जाते। संविदात्मक रोजगार, संविदात्मक का मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, यह श्रमिक एवं कंपनी के बीच समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार होता है। कंपनी है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा रही है, तो उनके बीच जो समझौता हुआ है उन समझौते के नियमों के अनुसार जो रोजगार दिया जाता है उसे संविदात्मक रोजगार बोलते हैं। आकस्मिक रोजगार, आकस्मिक रोजगार, काम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई पता ही नहीं होता किस सीजन में काम मिलेगा, किस सीजन में नहीं मिलेगा। अस्थायी रोजगार होता है जो मांग पर निर्भर करता है, डिमांड है तो रोजगार है, अदरवाइज नहीं है। उदाहरण, दिहाड़ी करने वाले मजदूर, मिस्त्री। संगठित या औपचारिक क्षेत्र का रोजगार कौन सा होता है? संगठित ऑर्गेनाइज, औपचारिक क्षेत्र का, यह संगठित क्षेत्र का रोजगार होता है जो पंजीकृत होता है। इसकी गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। असंगठित अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र, इसकी गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता क्योंकि यह पंजीकृत नहीं होता। पंजीकृत नहीं होता तो मतलब खाता नहीं रखता, अकाउंट ही नहीं रखता।
ये पता ही नहीं चलता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। अकाउंट ही नहीं, लेखा जोखा नहीं है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का ही काम चला रखा हो किसी ने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। जब व्यक्ति अपना कोई छोटा सा काम करता है, जैसे फेरी वाला, डेयरी, ठीक है। एनएसएसओ 2017 के आंकड़ों के अनुसार क्या बताया एनएसएसओ ने रोजगार से संबंधित? औपचारिक रोजगार संगठित क्षेत्र में औपचारिक रोजगार क्या है? 49% है। अनौपचारिक रोजगार लेकिन संगठित क्षेत्र है, वो अनौपचारिक रोजगार है 51% हो गया। टोटल रोजगार संगठित क्षेत्र में 19.2% हो गया। समझ गए? मतलब 19.2% तो टोटल है, 19.2% का 49% जो औपचारिक रोजगार है और 51% क्या है? अनौपचारिक रोजगार। असंगठित क्षेत्र में रोजगार कितना? औपचारिक क्षेत्र में 0.7% है, अनौपचारिक क्षेत्र में 99.3% है। देखो 99.3% अनौपचारिक रोजगार, ठीक है, ये 80.8% का है। और कुल रोजगार कितना औपचारिक क्षेत्र में? 9.9%, 98%। 9.98% का असंगठित रोजगार 0.7% और 49% इतना 90.02% कुल रोजगार हो गया अनौपचारिक रोजगार, और कुल रोजगार 100% हो गया। समझ गए? ये है। देखो श्रम बल का अनौपचारीकरण, अनौपचारीकरण क्यों? क्योंकि देखो 51% इसमें भी ज्यादा हो गया, इसमें भी ज्यादा हो गया और इसमें भी ज्यादा हो गया। तो कह सकते हैं कि जो श्रम बल है उसका अनौपचारीकरण हो गया। अनौपचारीकरण का होने का मतलब यह है कि सरकार ने नहीं लगाया, ऑफिशियल क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हो, अनऑफिशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे श्रम बल का औपचारीकरण क्या है? जटिल श्रम अधिनियम है, ठीक है, जटिल है वो, कर्मचारियों को निकालने में समस्या है। यह कार्य व्यवसाय की सुगमता को प्रभावित करता है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में कम निवेश करती हैं। सीमित संगठित क्षेत्र है क्योंकि भारत अल्प विकसित देश है, ठीक है। कर्मचारियों को निकालने में समस्या, कर्मचारियों को निकालने में समस्या है, इसीलिए वो संगठित क्षेत्र में औपचारीकरण को नहीं अपना रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर लिया, निकाल दो भाई। प्राइवेट स्कूलों में आज टीचर लग गए, 2 महीने बाद आपकी छुट्टी है, आप खुद ही छोड़ दोगे, सैलरी नहीं मिलेगी। तो रोजगार बेरोजगारी का मापन क्या है? सामान्य स्थिति पर रोजगार हम कैसे मापते हैं? सामान्य, नॉर्मल सिचुएशन पर। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को श्रम बल में सम्मिलित किया जाता है जो सर्वेक्षण वर्ष के अधिकांश समय अवधि में, अधिकांश समय अवधि का मतलब मोर देन 182 डेज काम हेतु उपलब्ध थे। मतलब मोर देन 82 डेज काम मिला नहीं, अवेलेबल थे वो, ठीक है। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो अपने काम करने हेतु उपलब्ध समय अवधि के अधिकांश भाग में काम नहीं कर पाते। मतलब 182 दिन से ज्यादा समय तक वो काम के लिए अवेलेबल थे, उनको काम नहीं मिल पाया, उसको बेरोजगार माना जाएगा। चाहे उसने 180 दिन काम किया हो, लेकिन मोर देन 182 डेज तक तो वो अवेलेबल था, अगर था तो वो बेरोजगार है। वह व्यक्ति जो प्रधान स्थिति के अनुसार बेरोजगार या श्रम बल के बाहर हो, प्रधान स्थिति के अनुसार, परंतु उन्हें कम से कम 30 दिन काम किया हो सर्वेक्षण वर्ष में, उसे सहायक स्थिति पर रोजगार माना जाता है। सहायक स्थिति पर रोजगार, प्रधान स्थिति के अनुसार कम से कम 30 दिन काम किया हो। यह पूछा गया था HCS में, ध्यान से पढ़ना इसको। सामान्य स्थिति रोजगार या बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। सामान्य स्थिति पर, सामान्य प्रधान स्थिति बेरोजगारी दर 2.7% है, एक प्रकार तो ये हो गया सामान्य प्रधान। एनएसएसओ 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 2.7% बेरोजगारी दर है। सामान्य प्रधान एवं सहायक स्थिति बेरोजगारी दर 2.2% है, ये भी 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार है। यह सामान्य स्थिति दीर्घकालिक बेरोजगारी दर्शाता है। जो सामान्य, कौन सी सामान्य स्थिति जो है, यह दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाता है। दीर्घकालिक बेरोजगारी को कैसे दर्शाता है? तो मोर देन 182 डेज तक तो अवेलेबल है, और अगर उसको प्रधान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम 30 दिन उसने काम किया उस सर्वेक्षण वर्ष में, 30 दिन ही काम किया है, बाकी 11 महीने तो काम किया ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या गया? दीर्घकालिक बेरोजगारी हो गई है, ठीक है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या होती है? इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को रोजगार माना जाता है, रोजगार का मतलब उन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ माना जाता है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह में कम से कम 1 दिन, सप्ताह की बात कर रहे हैं, सर्वेक्षण सप्ताह में कम से कम 1 दिन 1 घंटे या अधिक का काम मिला हो। यह भी दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाता है, परंतु सर्वेक्षण समय अवधि केवल 1 सप्ताह ही होती है।
ठीक है, बेरोजगारी दर इसके अकॉर्डिंग 3.7% थी। वर्तमान दैनिक स्थिति क्या है? यह व्यक्ति दिवस के संदर्भ में मापा जाता है। रोजगार के प्रकार पढ़ रहे हैं, इसके संदर्भ में मापा जाता है व्यक्ति दिवस, मैन डे के संदर्भ में। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण समयावधि जो कि 1 सप्ताह रखी गई है कि प्रत्येक दिन काम करने के समय अवधि के आधार पर इसका आकलन किया जाता है कि प्रत्येक दिन 7 दिन में से तुमने कितने टाइम तक काम किया है, उसके आधार पर इसको मापा जाता है। 1 घंटे से काम किया हो एक दिन में तो 0 व्यक्ति डे माना जाएगा, हम मानेंगे कि उसने काम किया ही नहीं। अगर 1 से 4 घंटे तक किसी व्यक्ति ने काम किया है तो हाफ व्यक्ति दिवस माना जाएगा। हाफ व्यक्ति दिवस क्यों? हाफ डे लगेगी उसकी। ठीक है, 4 घंटे या अधिक का काम किया हो तो 1 व्यक्ति दिवस, 1 मैन डे माना जाएगा। एनएसएसओ 2011-12 के अनुसार इसके अकॉर्डिंग वर्तमान दैनिक स्थिति के अकॉर्डिंग बेरोजगारी दर 5.6%। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो 1 सप्ताह में 7 दिन हो गए। पहले दिन किसी व्यक्ति ने काम किया 6 घंटे तो मोर देन 4 आवर्स हो गया तो 1 व्यक्ति दिवस होगा, इसके बराबर हो गया। दूसरे दिन व्यक्ति ने काम किया 7 दिन तो भी 1 व्यक्ति दिवस में काउंट होगा। तीसरे दिन काम किया एक व्यक्ति ने 6 घंटे, 4 से ज्यादा हो गए तो एक मैन डे होगा। चौथे दिन किसी व्यक्ति को केवल आधे घंटे ही काम करने को मिला तो हम उसे क्या 0 मान लेंगे कि उसने कोई काम ही नहीं किया। 5वें दिन 6 घंटे काम किया, 1 आ गया। छठे दिन 4 घंटे काम किया, 1 आ गया। दूसरे दिन 7वें दिन 2 घंटे काम किया, आधा माना जाएगा उसको। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम रोजगार स्थिति मापे व्यक्ति दिवस में कि 1 सप्ताह में उसका जो आंकड़ा आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, मतलब पूर्ण रोजगार नहीं, बेरोजगारी दर इस हिसाब से क्या होगी? बेरोजगार व्यक्ति दिवस कितने हो गए? कुल व्यक्ति दिवस कितने थे? 7 थे। और बेरोजगार व्यक्ति दिवस कितने हो गए? 1.5, क्योंकि ये तो रोजगार दिखा रहा है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100 करके बेरोजगारी दर निकाली जाती है। यह एक व्यापक रोजगार का माप माना जाता है। इससे बेरोजगारी में अल्प रोजगार भी सम्मिलित होती है, बेरोजगारी भी, अल्प रोजगार भी। वर्तमान दैनिक स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों मौसमी बदलाव से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, मौसमी बदलाव से बारिश हो रही है तो काम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मौसमी प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होती है। कौन कौन सी? वर्तमान दैनिक स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। ग्रामीण शहरी विश्लेषण देखते हैं। एनएसएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एनएसएसओ 2017-18 में एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्रामीण क्षेत्र में 37% था, शहरी क्षेत्र में 36.8% था, कुल 36.9% था। 2011-12 में 39.5% था और 2018-19 में यह 37.5% था। ये ग्रामीण और शहरी कुल बता रखा है, कुल इतना है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्र में 5.3% थी और शहरी क्षेत्र में 7.8% थी। मतलब शहरी क्षेत्र में ज्यादा वो है और कुल जो है 6.1% थी। इस हिसाब से हम ये नहीं देख सकते कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में कम है। ठीक है, देखते हैं हम इसको क्या दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल सहभागिता दर ज्यादा क्यों है? रोजगार के सीमित अवसर होते हैं, शिक्षा और कौशल का अभाव होता है, इसलिए लोग ज्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। स्वरोजगार के विकल्प कम होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम धंधा करने के विकल्प कम होते हैं, शर्माते भी हैं लोग। ठीक है, ये भी एक कारण है, लिखा नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होगी? एक काम में लोग आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं और उनका जो मार्जिनल आउटपुट है वो 0 है, इसलिए उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अत्याधिक गरीबी भी तो है। अत्याधिक गरीबी के कारण क्या होगा? अत्याधिक गरीबी के कारण ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, गरीबी ज्यादा होगी और उनकी एक अनपढ़ता भी तो होगी। बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होनी चाहिए, क्यों? लेकिन बेरोजगारी दर जो है वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। जो हमने आंकड़े पढ़े थे कि जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये शहरी क्षेत्र में 7.8% है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्र में 5.3% है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होनी चाहिए ना। ठीक है, ये यहाँ पर ज्यादा क्यों है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा क्यों? देखो इसको, शिक्षा और कौशल का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा और कौशल का क्षेत्र का अभाव है, रोजगार के सीमित अवसर हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर ज्यादा क्यों है जबकि होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास है,
क्योंकि जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो शहरों की ओर भाग रही है काम धंधा देखने के लिए, काम धंधा कुछ मिलता नहीं, तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास हो गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी नगण्य है, मतलब शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी नगण्य है। एक काम को एक व्यक्ति कर रहा है तो एक ही लगा हो, उसमें ज्यादा नहीं लगे हुए। ठीक है। अर्थव्यवस्था में चक्रीय समस्याएं जैसे मंदी, विमुद्रीकरण, जीएसटी। लिंग विश्लेषण देखो, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी 2018-19 में लिंग विश्लेषण देखते हैं। किसका लिंग विश्लेषण होगा? एलएफपीआर का, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाएं कितनी हैं पुरुषों के, मतलब उसमें कि 55.6% तो पुरुष हो गए, लेकिन 18.6% महिलाएं हो गई, तो कुल कितना हो गया? 37.5% होगी। 37.5% में से अगर इसको 100 मान के चले तो इसमें से महिलाएं इतनी है 18.6%। ठीक है। 2011-12 के अनुसार और 2017-18 के अनुसार एलएफपीआर महिलाएं कितनी थी? 2011 में महिलाएं जो थी 33.1% थी, 2017-18 में 25.3% होगी। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हुआ है। ठीक है। महिलाओं की श्रम बल सहभागिता दर 2019 में इतनी कम क्यों? देखो, सामाजिक कारण हो गया, पितृसत्तात्मक समाज है, नहीं भाई हम अपनी लड़की को, हम अपनी पुत्र वधु को नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि हम कमा रहे हैं ना, हमें तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचते हैं लोग। अधिकतर महिलाएं घरेलू कामकाज में लगी हैं। अवैतनिक काम है, वैश्विक स्तर पर पुरुष 1 घंटे अवैतनिक काम करता है तो महिलाएं 3 घंटे अवैतनिक काम करती हैं। भारत में पुरुष 1 घंटे अवैतनिक काम करता है तो महिलाएं 9.6 घंटे काम करती हैं। अवैतनिक काम का मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई मेल टीचर है, पीजीटी लेवल पर भर्ती हो गया प्राइवेट स्कूल में, उसकी सैलरी है 30,000 मान करके चलो, लेकिन सेम क्वालिफिकेशन की अगर फीमेल टीचर मिल जाती है तो उसकी सैलरी 20,000 25,000 होगी, 5,000 रुपये उसको मान लो कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये मान करके चलो कि पुरुष के संदर्भ में कितने घंटे फ्री काम करेगी वो। ठीक है, वो काउंट नहीं होगी। ये भी कारण हो सकता है। और अवैतनिक काम ये भी काम हो सकता है, जैसे कि पुरुष तो घर से निकल गया बाहर कमाने के लिए, महिला घर पर काम कर ही रही है, घर में झाड़ू पोछा है और सारे काम है। ठीक है, उसके काम की वैल्यू ही नहीं होती कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, उसकी बजाय अगर किसी बाहर वाली को रखो झाड़ू पोछा करके जाए 5-10 हजार रुपये, तो वो भी लेकर के जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो अवैतनिक काम हो गया महिला का, हाउस वाइफ का। ठीक है। शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव कहाँ पर है? महिलाओं में है, इसलिए श्रम बल सहभागिता दर कम है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का मतलब क्या है? मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं अपनी वाइफ को काम नहीं करने दूंगा, ऐसी है लोगों की सोच। हमारा काम चल रहा है, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? उसके कैपेबल होने के बावजूद भी मैंने ऐसे ऐसे बहुत से देखे हैं आसपास के क्षेत्र में, जिस सेक्टर में मैंने कभी काम किया है, वो ये बोलते हैं कि मेरे तो हस्बैंड मेरा फॉर्म भी नहीं अप्लाई करवाते। मैंने ऐसी सोच देखी है कई लोगों की। ठीक है। सुरक्षा पहलू भी है। सुरक्षा पहलू का मतलब सर्दियों में मान लो सुबह सुबह जल्दी जाएंगी क्योंकि सर्दी है, ऑफिस पहुंचने में भी टाइम लगेगा, 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे बड़ी मुश्किल से, 10 बजे बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 6 बजे 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो सुरक्षा पहलू भी है। ठीक है, बहुत से कारण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में क्या होता? लैंगिक अंतर क्या है? 15 संकेतकों के हिसाब से इसको लैंगिक अंतर को मापा गया। इनमें से 13 संकेतकों में स्थिति में सुधार है और 2 संकेतकों रोजगार एवं बेटा मेटा वरीयता में स्थिति बिगड़ी है। ठीक है। मेटासन प्रेफरेंस है ये, इसको क्या होता है मैं बताऊंगा, ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है। 2 संकेतकों में स्थिति बिगड़ी है। कौन कौन से में? बेटा मेटा वरीयता क्या है? देखो, लोगों का तब तक बेटियों को जन्म देते रहना जब तक उन्हें वांछित संख्या में पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो जाती। बेटा मेटा वरीयता से भारत में 2.1 करोड़ अनचाही लड़कियां पैदा हुई हैं। इसने बच्चियों की अनदेखी को बढ़ाया है। यह बेटा मेटा प्रेफरेंस है। ठीक है। मतलब आप अपने आस पड़ोस में देखो, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है। आस पड़ोस में ये देखो कि सबसे छोटा बच्चा लड़का मिलेगा। देखो एक बार, मैं अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का हूं। ठीक है। आपके परिवार में सबसे छोटा, ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन आप अगर आस पड़ोस में देखोगे तो क्या होगा कि सबसे छोटा लड़का मिलेगा, बच्चा जो है। ठीक है। क्योंकि लड़के चाहिए उनको। ठीक है। और जब तक लड़का नहीं हो जाएगा लड़कियां पैदा होती रहेंगी। ये लड़कियां चाहिए नहीं, मतलब बोलता नहीं कोई,
लेकिन ऐसा है, ये बेटा मेटा प्रेफरेंस है। ठीक है, ये है। देखो रोजगार की प्रवृत्ति क्या है, इसको देखते हैं हम। 1980s में क्या थी, 1990s में क्या थी, 2000s में क्या थी, 2000 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में रोजगार वृद्धि दर कितनी थी कि 2.5% थी। रोजगार वृद्धि दर का मतलब इतने लोगों को ज्यादा रोजगार दिया गया। इसके मुकाबले 1990 के दशक में 1.1% रोजगार ही नहीं दिया गया। कौन सी गवर्नमेंट थी देख लेना। 2000 के दशक में 1.4%, मतलब जितनी नौकरी यहां पर मिली इतनी नौकरी तो कहीं मिली ही नहीं। ठीक है, रोजगार की लोच क्या है, 0.48%, 0.16% एंड 0.2%। रोजगार की लोच क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है। यह दिखाता है कि रोजगार में वृद्धि किस चीज की वृद्धि के साथ हो रही है। ये रोजगार की लोच है। यह आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का संबंध दर्शाता है। यह रोजगार वृद्धि दर एवं जीडीपी वृद्धि दर का अनुपात होता है। जीडीपी वृद्धि दर इतनी हो गया, रोजगार इतना बड़ा है, इनका जो रेशो आ गया, ये रोजगार की लोच होगी। ठीक है, यह यूं कह सकते हैं हम कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ रोजगार कितना बढ़ा है, रोजगार की लोच है। रोजगार वृद्धि दर देखो, रोजगार वृद्धि दर कितनी है, 2.5% है, मान करके चल रहे हम 1980 की। जीडीपी में वृद्धि कितनी थी, 5.5% थी। इनका क्या आ जाएगा, 1.1%, 6%। ये 1990 के दशक में थी, ये 2000 के दशक में थी। ठीक है, वर्तमान दैनिक स्थिति देखो, बेरोजगारी दर क्या है वर्तमान दैनिक स्थिति पर। बेरोजगारी 1983 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगी। 1990 देखो 7.3% थी 1983 में, 7.3%। 1993 टू 94 एक दशक में 6% होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है। ठीक है, 1993-94 में 6% थी, लेकिन 2004-05 में 8.2% होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। 2004-05 में 8.2% थी, लेकिन 2011-12 में 5.6% होगी, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। रोजगार विहीन वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं इसको, यह वह स्थिति होती है जिसमें आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने के साथ रोजगार में वृद्धि नहीं होती, या बेरोजगारी दर बढ़ती है। वृद्धि भी हो रही है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, रोजगार विहीन वृद्धि होती है। कारण क्या है इसके, पूंजी प्रधान निजी एवं विदेशी निवेश हो गया, पूंजी प्रधान है। ठीक है, पूंजी प्रधान का मतलब कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट गुड में ज्यादा निवेश हो रहा है, और जो कैपिटलिस्ट गुड हैं, मतलब मशीन्स वगैरह जो हैं, वो कारखानों में लाई जा रही हैं, और वो मजदूरों का काम कर रही हैं। मजदूरों को क्या कर दिया, फायर कर दिया, हटा दिया गया। अब मशीनें उनका काम करेंगी, तो क्या होगा कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हुआ, लेकिन कैपिटल में। आर्थिक सुधार के उपरांत सेवा क्षेत्र की वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधार के बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उद्योगों में वृद्धि नहीं हुई जीडीपी योगदान के संदर्भ में, परंतु यह अनुपातिक रोजगार सृजन करने में असफल रहा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार नहीं हुआ है। ठीक है, रोजगार सृजन नहीं कर पाया। क्या, आर्थिक सुधार 1991 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार बजट घाटों को कम करने हेतु सरकार द्वारा विकासात्मक व्यय में कटौती, ये भी कारण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर, मतलब जब 1991 में भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, तो भारत आईएमएफ के पास गया था। तो आईएमएफ ने कहा था कि ठीक है, हम आपको लोन वगैरह दे देंगे, तो आपको हमारी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो ये विकासात्मक व्यय में कटौती आईएमएफ की शर्तों में से एक शर्त है। तो विकासात्मक व्यय में कटौती कैसे, पहले तो मेरे को ये बताओ कि विकासात्मक व्यय क्या। जो विकास के लिए खर्च। हाँ, गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, जो रेवेन्यू, हाँ, टैक्स लगा करके, टैक्स रिवेन्यू बढ़ा, टैक्स रिवेन्यू बढ़ा तो एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादा बढ़ेगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या बता रखा है, इसमें आईएमएफ ने बता रखा है कि विकासात्मक व्यय में आपको कटौती करनी है। हाउ, कैसे कटौती करेगी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिए और अपने पास टैक्स रिवेन्यू बढ़ा लिया, और टैक्स रिवेन्यू बढ़ा लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने वो खर्च ही नहीं की। गवर्नमेंट अगर खर्च नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाएगा कौन आगे फिर। विकासात्मक व्यय में खर्च में कटौती कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसके साथ कोई कटौती हो नहीं सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सैलरी एंड पेंशन आर आल्सो, ठीक है, उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता।
और बताओ। ठीक है। विकासात्मक व्यय में कटौती का मतलब ये है, अगर सरकार को ये लग रहा है कि सरकार की कोई भी एसेट्स ऐसी है जिससे उसको कुछ गेन नहीं हो रहा है, खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो सरकार उस एसेट्स को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप सकती है, जिससे प्राइवेट कंपनी मेंटेन करेगी, सरकार को केवल रिवेन्यू जनरेट होगा उससे। समझ गए? ये होगा। जैसे कि मैं बताऊं कि सरकार क्या है, सरकार ने रोड बनवा दिया, रोड बनाने के लिए सरकार ने मजदूर हायर कर लिए, कुछ और ये मटेरियल वगैरह सारा सब कुछ हायर कर लिया। ठीक है, उस रोड से सरकार को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अब सरकार क्या करने लगी, सरकार जो रोड है वो ठेकेदारों के माध्यम से बनवाने लगी। ठेकेदार अपने मजदूर लेकर के आएगा, ठेकेदार क्या करेगा, वो ठेकेदार रोड बना करके वो तो सरकार को सौंप देगा, लेकिन ठेकेदार अपनी वैल्यू को गेन करने के लिए जितना भी उसने खर्च किया है वो टोल लगा देगा उस पर, वो टोल वसूल करता रहेगा। लेकिन टोल का जो है, टोल की एक समय सीमा होगी कि आप 10 साल तक लगाओगे, 5 साल तक लगाओगे, इसके बाद जो टोल है वो सरकार के पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये है विकासात्मक व्यय में कटौती। कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 10 टीचर रखे हुए, 1-1 लाख सैलरी ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, बच्चे कितने आते हैं? 10। ठीक है, सरकार क्या करेगी, स्कूलों को मर्ज कर देगी, या फिर उसको क्या करेगी, उसको डिस इन्वेस्टमेंट कर देगी। इसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम। जैसे रेलवे है, ठीक है, रेलवे का कोई भी 1-2 स्टेशन है जो प्राइवेट कंपनी के हाथों दे दिया, मान लो कि इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी, स्टेशन को प्राइवेट कंपनी मेंटेन करेगी। प्राइवेट कंपनी मेंटेन करेगी तो स्टेशन में साफ सफाई भी होगी, अच्छी तरह से साफ सफाई होगी। ठीक है, और साफ सफाई होगी तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी सरकार को उसके लिए क्या करेगी, पैसे देगी, चाहे तो रेंट के रूप में दे या कुछ और दे, लेकिन वही रेंट जो होगा वो जो कीमत होगी ज्यादा बढ़ जाएगी फिर उसकी। डिस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा निवेश समाप्त कर दिया गया, विनिवेश शुरू किया गया, दिस इज कॉल्ड विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, जिससे लघु एवं कुटीर उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ा। यह समझ में आ गई लाइन? वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब नाउ इंडियन इकोनॉमी हैज रिलेशन विद अदर कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, भारत का दूसरे देशों के साथ अब इकोनॉमिक संबंध हो गया है। तो ये जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो थे, छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, अब कंपटीशन तो बढ़ गया, क्योंकि दूसरे देशों का भी तो माल अंदर आएगा, कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो उन वस्तुओं को compete नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके ऊपर, ठीक है, अपोजिट इफेक्ट पड़ा है। बेरोजगारी के कारण क्या है? जनसंख्या एवं श्रम बल की अधिक वृद्धि दर है। जनसंख्या बढ़ रही है, श्रम बल भी तो बढ़ेगा, फिर आधारभूत ढांचे का अभाव है, पोर्ट्स नहीं है, रोड नहीं है, ठीक है, रेलवेज नहीं है, पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, कारखाने कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेरोजगारी को बढ़ा देगा। त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली अर्थात व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि पर कम महत्व है। त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब बच्चे ने क्लास 12 कर ली, लेकिन क्लास 12 करते ही उसको रोजगार नहीं मिला, क्या फायदा उसका क्लास 12 करने का? बच्चा बीए कर लेता है, एमए कर लेता है, एमएससी कर लेता है, बीएससी कर लेता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली है। क्यों नहीं मिल रही है? सरकार निकाल भी नहीं रही है। ठीक है, कौशल विकास पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, प्रशिक्षण आदि नहीं दिया जाता, पढ़ा रहे हैं, किताब रटवा रहे हैं उनको। रोजगार नीति में भी त्रुटि है। रोजगार नीति में त्रुटि का मतलब क्या है? बच्चे पढ़ गए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वैकेंसी नहीं आई, उम्र निकल गई बच्चों की, आ गई वैकेंसी 1-2, अप्लाई कर दिया फॉर्म, कोर्ट में चली गई, उम्र निकल गई बेचारे की वेट करते करते। ठीक है, और वही बेरोजगार लड़का फिर माँ बाप पर भी बोझ बन जाता है। ठीक है, लड़कियों की तो शादी कर देते हैं, भेज देते हैं उनको। वही बेरोजगार लड़का है, उसकी फिर शादी भी नहीं करता कोई। ठीक है, नरक बन जाती है उसकी जिंदगी बेरोजगार लड़की की। टपकन के सिद्धांत पर अधिक निर्भरता है। टपकन के सिद्धांत पर अधिक निर्भरता का मतलब क्या है? व्हाट इज टपकन का सिद्धांत?
फर्स्ट उसमें आता है। टपकन का सिद्धांत ये है कि अगर इकोनॉमी में आर्थिक ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, उसके जो लाभ हैं वो जनता तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, ये है। ठीक है, टपकन का सिद्धांत अंग्रेजों ने भी यूज किया था। अंग्रेजों ने क्या यूज किया था, जब वुड का डिस्पैच आया था, 1 लाख रुपए अमाउंट रखी गई थी कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। 10 साल के बाद भी ये नहीं पता था कि कहाँ खर्च करे कहाँ नहीं। तब अंत में अंग्रेजों ने क्या कहा था, 4-5 इंडियंस को पढ़ा दो, वो अपने आप आगे पढ़ा देंगे फिर। ठीक है, उनको बना दो बस। ये टपकन का सिद्धांत था कि हमने इसको पढ़ा दिया, फिर उसको फिर ऐसे आर्थिक लाभ जो है उसका उसको मिल गया, फिर उसको ऑटोमेटिक हो गया। टपकन का सिद्धांत ये। ठीक है, रोजगार सृजन के उपाय क्या है कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा, वो उपाय देखो। निवेश को प्रोत्साहन दो। निवेश को प्रोत्साहन देने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट की जाए, नई नई कंपनी खोली जाए। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाए। लोगों को यह बताया बताया जाना चाहिए कि आप उद्यमिता कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, दूसरे काम भी तो कर सकते हो आप। ठीक है, हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, जैसे आप स्टार्टअप कंपनी खोल सकते हो, स्टैंड अप इंडिया ये बता रखा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को समर्थन दिया जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग इन्हीं में काम करते हैं। ये भी तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं, तो इनको उद्योगों को समर्थन दिया जाना चाहिए, जो 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद। निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन का कार्यक्रम। निर्धनता उन्मूलन जैसे कि मनरेगा हो गया। मनरेगा में क्या गारंटी दी जाती है कि आपको 1 साल में 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा, और ये कानून बनाया गया है। ठीक है, और मनरेगा ने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया है। ऐसे ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, कोरोना में ऐसा समय दिखा दिया लोगों को कि उन्हें मनरेगा में जाना पड़ा। लो स्टैंडर्ड का काम समझते थे मनरेगा में। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। ठीक है, यह है बेरोजगारी। श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहन, मतलब ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए जिसमें ज्यादा श्रम की आवश्यकता हो, जैसे वस्त्र निर्माण क्षेत्र आदि। ठीक है, ये श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निर्धनता और गरीबी हम इसको कल डिस्कस करेंगे।